चलो दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। वंशिका, स्टार्ट हमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना था। स्टार्ट किया था हमने कल, और उसमें मैंने आपको दो चीजें करवाई थी। The most important two things that we need to know here were angles of elevation and angles of depression. कब बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन और कब बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यह आपका चैप्टर नंबर 8 आज का दिन लगाएंगे, कल और परसों के 2 दिन चैप्टर नंबर 9। अगर आज का दिन और कल और परसों के 2 दिन आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट होगा। चाहे सितंबर टेस्ट में आना है चाहे नहीं आना, प्लीज क्लासेस वो मिस मत करना। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स, ये मैं सच में एक तरह से आई डोंट से कि मैं बहुत एक बोस्ट करती हूँ, पर जैसे ज्योमेट्री मैं समझा सकती हूँ, समझ में अगर नहीं आती है थोड़ा ध्यान लगाओगे समझ में आ जाएगी। ठीक है, ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल ज्योमेट्री होती है, और क्या होता है? फिगर्स वाली चीज ज्योमेट्री नहीं होगी? बताओ। दिस इज 2D ज्योमेट्री। जब आप कोऑर्डिनेट करते हो वो भी 2D है, वो भी ज्योमेट्री है, फिगर्स के साथ समझते हैं, है ना। और जब हम करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, वो हमारी 3D है, क्योंकि वो सॉलिड के साथ एक हाइट सॉलिड फिगर ज्योमेट्री आ गई, तो दैट इज सॉलिड ज्योमेट्री, इसका अदर नेम, या 3D ज्योमेट्री कहते हैं। तो ये सब चलता है। चलो आ जाओ, योर एप्लीकेशंस अगेन। हमें जो फिगर्स आएंगी वो 2D जो ही आएंगी, और मैक्सिमम 2 ट्रायंगल्स वाली आएंगी। फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे खड़े होकर, व्हेन वी लुक एट द टॉप, ग्राउंड लेवल पर खड़े होते हो और जब आप ऊपर देखते हो, ठीक है, तो जो आपकी विजन की साइट होती है, दिस इज योर आई लेवल, ये हमारी आई लेवल है, ये आईज है, मतलब यहाँ पर ह्यूमन आई या जो भी हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, दिस वी से इज ह्यूमन आई और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर खड़े होकर हम चीज को देख रहे हैं, हम मतलब पर्सन, ऑब्जर्वेशन टावर होता है, कोई भी बंदा यहाँ बैठकर, आपका लाइट का सोर्स यहाँ से आ रहा है, तो जो ये विजन आपका जा रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस वी से इज लाइन ऑफ साइट। कल मैंने आपको समझाया था कि आई हैव टू लुक एट द फैन, तो मैं ऐसे करके, इफ आई लुक स्ट्रेट आई कैन नॉट सी द फैन, टू सी द फैन प्रॉपर्ली। कल मुझे कहोगे मैम फैन पे कुछ है, तो मैं ऐसे देख, अच्छा है कहाँ पर है, ऐसे देख सकती हूँ। आई नीड टू टिल्ट माई हेड अकॉर्डिंगली, मैं प्रॉपरली विजन सेट करूंगी तो मुझे अपने हेड को टिल्ट करना पड़ता है। तो जब मैंने अपने गर्दन को ऊपर किया है किसी चीज को देखने के लिए, तो मेरा स्ट्रेट लेवल और ऊपर देखने के लेवल ने एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल बनाया, विच वी सी अपवर्ड्स, वी से एंगल ऑफ एलिवेशन बना है। तो जब ये एंगल ऊपर की तरफ बनता है, हम अपने से ऊपर वाली चीज को देखते हैं। ठीक है, कुतुब मीनार के पास जाकर सबसे टॉप वाला देखोगे ना, वहां पे दिखाएंगे कि ये सब है, या आगरा में जाते हो ताजमहल देखोगे तो कहते हैं ना वहां से वो पॉइंट देखो, टॉप वाला पॉइंट, तो आप नीचे से खड़े होकर ऊपर देख रहे हो, तो हमेशा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक हो गया, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। और छत पर खड़े हो, टॉप ऑफ द माउंटेन खड़े होकर नीचे खाई को देखते हैं, नीचे खाई पर एक स्पेशल तरह का ट्री होता है या लेक हो रही है, उसको देखते हैं, लेक पे कोई ब्रिज बना होता है उसे देख रहे हैं, तब हम, दिस इज माई हॉरिजॉन्टल लेवल, कि स्ट्रेट हम ऐसे देखते हैं हमेशा। हमें जब नीचे देखने के लिए अपने हेड को नीचे टिल्ट करना पड़े, तो ये हॉरिजॉन्टल इज हॉरिजॉन्टल, ये हमारी हो जाती है लाइन ऑफ साइट, हमने नीचे देखा। ठीक है, तो जो एंगल बनता है इस केस में वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से खड़े होकर जब हम नीचे देखते हैं तब बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया इतना? राइट। एक चीज होती है सन्स एलिवेशन, लिखो, ये चीज आपको काफी बार आएगी, सन्स एलिवेशन। एक होता है सन्स एलिवेशन। हाँ जी, क्या कर रहे हैं हम? ये तो रखो साइड में। सन कहाँ होता है? पोजीशन सन की क्या होती है, कहाँ पे होती है? बोलो, कैसे देख रहे हो? स्काई पे ऊपर होता है ना,
तो सन एलिवेशन, सन हमेशा ऊपर रहेगा, कभी नीचे आता है, हमारे लेवल से नहीं आता, राइट। तो जब भी सन का एलिवेशन कहा जाता है, सन से क्या निकलती है, क्या बोलते हैं इसको, लाइट, और क्या बोलते हैं, रेज, है ना। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो सन की कोई रे यहाँ पर आकर टकराती है इस ऑब्जेक्ट से, और जो ये एंगल बनाती है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टैंड हियर, सन का एलिवेशन शैडो के केस में काम आता है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, सन का एलिवेशन ऐसे रहा, तो जो उसने एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, उसे कहते हैं सन्स एलिवेशन। समझ में आ गया। कभी कभी पूछा जाएगा व्हाट इज एलिवेशन ऑफ सन, तो सन की उस शैडो को बनाने में, है ना, कितनी उसका एंगल बना सन के साथ उस ऑब्जेक्ट का, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत साइंस नहीं है, बट सन एलिवेशन मतलब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, जहां पे उसकी शैडो पड़ी या कुछ भी ऐसा हुआ तो वो सन का एलिवेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। तभी आपको कहा होगा कि 12 o'clock पर डायरेक्टली सन ऊपर होता है, तो इसीलिए शैडो क्या होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, है ना, बहुत छोटी हो जाती है शैडो, पढ़ाया हुआ है कि नहीं। और जैसे जैसे सन दूर जाता है, उसके जो रेज होती है वो टिल्टेड हो जाती है, तो उतना ही शैडो जो है वो लेंथ में लंबी होनी शुरू हो जाती है। चलो ये चीज खत्म, समझ में आ गई। दिस इज 1 और 2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है। आ जाओ, हमने कहाँ तक किया था, एग्जाम्पल नंबर फाइन फाइन फाइन, एग्जाम्पल कहाँ तक किए थे, 4, एग्जाम्पल 4 डन। एग्जाम्पल नंबर 5 पर आओ, चैप्टर 9 एग्जाम्पल 5। आपको जो क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स में, वो एग्जाम्पल 4 या 5 टाइप से होंगे, जिसमें 2 ट्रायंगल्स बनते हैं, 2 एंगल्स ऑफ एलिवेशन दिए जाते हैं। आपको सिंगल वाला सिर्फ वो 1 मार्क में होगा, जैसे कि हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कहा हुआ है, तो ओनली कैच अबाउट सच क्वेश्चन इज योर डायग्राम, इज योर फिगर। तो इसमें ना वर्ड्स को पकड़ा करो, वर्ड्स जब टावर दिया हो, डिस्टेंस दिया हो, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई पोल दिया हो, तो हमेशा पोल जो है वो एक वर्टिकल लाइन होगी, डिस्टेंस हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और जब ये लाइट ट्रैवल करती है या कहीं से खड़े होकर किसी चीज को देख रहे हो, तो वो हमेशा एक एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन बनाता है, तो वो हमेशा एक स्लैंट की लाइन होगी। समझ में आ गया। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। प्लस फिर होता है कि किसी हाइट पे खड़े हुए हैं हम ग्राउंड से, तो उस हाइट को सिग्निफिकेंट बना दो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टैंड बिफोर माउंट एवरेस्ट, तो मेरी हाइट सिग्निफिकेंट नहीं रहेगी, बिकॉज दैट बिल्डिंग इज दैट हाइट इज लाइक टू टॉल, तो हम लोग बिल्कुल एक पॉइंट लिखते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास जाओगे, आपकी हाइट ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टैच्यूज हाइट। बट अगर मैं किसी बिल्डिंग के पास खड़ी होती हूँ, या मैं अपनी हाइट को बढ़ाकर उसके हाफ पे आ जाती हूँ, तो माय ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैज बिकम नाउ एट अ सिग्निफिकेंट हाइट। तो वो चीज जो होती है वो आपको मेंशन की होती है, बताया होगा कितनी हाइट पे खड़े हुए हैं, बस। क्वेश्चन नंबर 5 सेज द शैडो ऑफ अ टावर। तो जहां मुझे एक टावर दिखा, शैडो, अब ये कहीं हवा में तो लटक नहीं रहा होगा टावर, है ना, एक ग्राउंड है, इस पर ये टावर बना दिया, बस। समझ में आ गया। शैडो ऑफ अ टावर, शैडो कहाँ होती है, ग्राउंड पर, और ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी तो होगी नहीं कि ऐसे स्लांट में उड़ रही होगी, ग्राउंड पर ऐसे ही जा रही है। तो जो हमने ग्राउंड बनाया है, ये इसका शैडो ही है। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. sun का altitude 30 degree than when it is 60 degree. What is the height of the tower? ठीक है, AB एक टावर है, let AB be a tower of height h meters. हाइट निकालनी थी इसकी, मैंने हाइट ले ली h meters. अब उसने कहा है कि जब इसने हमने ऐसे ये ऑल्टीट्यूड या एक टावर बनाया, इसकी शैडो was found to be 40 meters longer. ठीक है। अच्छा, अगर मुझे एक 30 डिग्री का एंगल बनाना है, मान लो इस पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये होगा 30 डिग्री और ये होगा 60 डिग्री। समझ में आ गया। जब आप किसी चीज के पास खड़े होते हो, तो आपको अपनी गर्दन ज्यादा ऊपर करनी पड़ेगी, जब दूर होते हो तो वो विजन थोड़ा टिल्ट करके भी दिख जाता है।
तो जब उसने कहा सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री है, सिर्फ एक चीज देखो, 30 डिग्री एंगल बनाओ, और जब सन का ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री है, 60 डिग्री एंगल बना दिया। इसकी फिगर कैसे बनेगी वो समझो, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक सन का ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है 30 डिग्री विच इज सन्स एलिवेशन विच वी से, एक दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको इतना तो पता है ना, 60 डिग्री ये एंगल होगा, 30 ये होगा, इसको 60 नहीं लिखोगे ना, 60 विल बी क्लोजर, 30 विल बी फर्दर फार अवे। ठीक है, उसने कहा है कि जब ये शैडो बनी, लेट मी से, एक शैडो है बीडी और एक शैडो है बीसी। ठीक है, द शैडो appears to be is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. शैडो 30 डिग्री पर क्या हो गई, 40 मीटर लॉन्गर। तो लेट BC be the shadow, let BC be the shadow at 60 degree. And BD be the shadow at 30 degree, 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो BD कितना हो जाएगा, अगर BC शैडो X थी तो जो BD है वो 40 मीटर्स लॉन्गर हो गई, BD हो गया X प्लस 40 मीटर। एंगल ACB is equal to 60 डिग्री, एंगल ADB is equal to 30 डिग्री। ये है हमारे एंगल्स ऑफ एलिवेशन। यहां तक हम क्लियर है, समझ में आ गया हमें ये सारा। सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री होने पर शैडो लंबी है, कितनी लंबी है, 60 वाली शैडो के 40 मीटर ज्यादा है, लॉन्गर कहा है, टाइम्स नहीं कहा। ठीक है, उससे इतनी बड़ी है। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री में पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी है, उसके बाद इस फिगर को एक्सप्लेन करना है। हमने एक्सप्लेन कर दिया, इतना 3-4 लाइंस लिखकर पूरा बताना है कि हमने इस ABC पॉइंट्स को क्या क्या लिया है। ट्रायंगल में AB क्या शो करता है, BC क्या शो करता है, BD क्या शो करता है, एंगल्स कौन कौन से हैं। फिर मैंने आपको क्या कहा था, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, क्या करना होता है, दो ट्रायंगल्स लेने होते हैं। कौन से वाले, जिसमें एंगल दिए हो। एक एंगल आपने कौन सा लिया है, 30 डिग्री, एक एंगल कौन सा लिया है, 60 डिग्री वाला ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ABC साइड्स की रेशियो ले लो, AB अपॉन BC, क्या बनेगी AB अपॉन BC, tan बन गई। एंगल कौन सा होगा, समझ में आ गया, AB कितना है H, BC कितना लिया है X, tan 60 कितना होता है, टेबल तभी बनवाती हूँ, देख लिया करो। ठीक है, हाँ, गलत करने से अच्छा है थोड़ा सा हाथ हिलाकर हम अपने उसको देख लें। सच में लेजीनेस अगर आती है ना, पिक्चर देखना नहीं है, यहाँ पे बुक में नहीं देखना है, याद तभी होगा जब इसको छोड़ोगे, याद करना नहीं है, याद ही अपने आप होती है वैल्यूज। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या लेना है, यहां से मेरे पास आ गया H इज इक्वल टू √3x। दूसरा ट्रायंगल हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABD, AB अपॉन BD किसके इक्वल है, tan 30। AB कितना लिया हुआ है आपने H, BD कितना है X प्लस 40, tan 30 कितना है, आपके पास एक ये इक्वेशन, इसको अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो आई गेट √3h इज इक्वल टू x प्लस 40। एंड इन दोनों से हमें क्या दिख रहा है, ये क्या है दोनों, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन से हैं, h एंड x। याद आ गया चैप्टर नंबर 3 जो सबसे पहले करवाया था अप्रैल में, है ना। तो हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ h एज √3x। तो ये 1 है, ये 2, फ्रॉम 1 and 2 नहीं भी लिखोगे तब भी सॉल्व करते हैं, फ्रॉम 1 and 2 √3 into √3x इज इक्वल टू x प्लस 40।
समझ में आ गया? h की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, √3x। सो 3x इज इक्वल टू x प्लस 40। एंड बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 मीटर। ये x क्या था, शैडो एट 60 डिग्री। निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर हमने क्या ली हुई है, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर, और h को हमने लिया हुआ था √3x के इक्वल, 20 √3 मीटर्स। अगर √3 की वैल्यू ब्रैकेट्स में मेंशन की हो तो प्लीज पुट करना है, अदरवाइज नहीं करना। सीबीएसई अब तक ये नहीं कहता कि खुद से याद करके आपको पुट करना है। उसने आपको 1.73 दी होगी तो वो यूज करो, 1.732 दिया होगा तो वो यूज करना है। तब ये नहीं कि 1.73 ले हम, और ये नहीं कि 1.73 लिया तो मैं 1.732 लूं, वो भी नहीं करना। 1.7 लिया है तो 1.7 लिया है। अगर उसने दिया हुआ है 2.8 तो आपको ये 2.8 ही लेना है। समझ में आ गया? विच इज व्हाट आई मीन, दिया नहीं होगा ऑफ कोर्स 2.8, विच इज व्हाट आई मीन जो दी हुई है, जितने प्लेसेस की दी हुई है वही लो, वही आपके लिए सही आंसर। जब आपको √3 मेंशन किया होता है 1.732, I've seen papers जिसमें 1.732 into 1.73 कर दिया कि 2 का क्या है। क्या होता है, टीचर को आप एक रूम दे रहे हो कि नहीं आप मार्क्स कट कर। समझ में आ गया? मीटर लगा लो। टीचर को आपने एक रूल दे दिया, या उसने कहा कि नहीं जी ठीक है क्वेश्चन सारा किया पर ये नहीं लिखा, अगर उसकी एक बात अटक गई तो उसने आपके हाफ नंबर काट दिए, और उसके पास जायज रीजन भी है। समझ में आ गया इतना, राइट? तो वो 2.5 क्यों रह जाते हैं, और ये हाफ हाफ करते हुए 3-4 नंबर बन जाते हैं। समझ में आ गया इतना? चलो डन। सो हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 मीटर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और ये ब्रिज वाला क्वेश्चन बाद में तो हो जाएगा। चलो पर एक बार ही क्वेश्चन नंबर 1, 2 करवा दूंगी। एग्जाम्पल 6 ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली बार इसमें दिखेंगे एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। जो मैं सिखाऊंगी ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन को शो कैसे करना है, अगर आपकी फिगर वैसे नहीं बनती, नहीं बनी हुई, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। चाहे सही सॉल्व किया हो लेकिन आपको 0 नंबर मिल सकता है, क्योंकि आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं शो किया। अब वो मिल सकता है, वैसे तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये रूलिंग ही होती है कि नहीं मिलना ही है। गलत है वो क्वेश्चन, आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनाया। लेकिन टीचर कभी कभी अगर कंसिडरेट हो गया तो, पर वो चांसेस की बात है। समझ में आ गया ना? ओके ना, कभी कोई कहता मैम हमें तो दे दिया था, मार्क्स दे दिया था, बहुत अच्छी बात है, जब कटेंगे ना तो भी तुम्हारे ही कटेंगे कहीं ना कहीं जाकर, राइट? सो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम। पहली बार तो जब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो तो सोच लेना आप किसी हाइट पर खड़े हो। आपका मतलब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट, क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज एट सम हाइट। वाई ऐसे आप खड़े हो, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को अपने आप में बिठाकर देखोगे यू विल अंडरस्टैंड बेटर। समझ में आएगा कि ऊपर खड़े, छत पर खड़े हुए और बिल्डिंग को देख रहे हैं, वहां होटल में बैठकर अपने रूम के बाहर बैठे हुए बालकनी में, एंड यू आर लुकिंग एट द अदर बिल्डिंग, राइट? दिस इज व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक हो गया? दिस इज व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री डज। अगर ट्रेनिंग्स होती है आर्मी की, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पे जाना है तो कहां पर हिट करें, किस एलिवेशन पर इजीली क्लाइंब हो सकता है, कैंपिंग करते होंगे जो बच्चे उनको समझ में आएगा ये, राइट? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। मुझे कुछ समझ नहीं आया इसमें, टॉप एंड बॉटम क्या है नहीं समझना। क्या समझना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बिल्डिंग। समझ में आ गया? और उस बिल्डिंग की मुझे हाइट भी दी हुई है, तो बिल्डिंग है ग्राउंड पे खड़ी होगी, ये ग्राउंड लेवल, और ये बिल्डिंग है, इसकी है 8 मीटर हाइट। अगर डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बन रहा है? फ्रॉम का मतलब वहां से, तो कहां से बन रहा है? मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो इसके सामने एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, समझ में आ गया? इसके सामने एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। सो दिस इज ए बी, दिस इज सी डी। साथ साथ क्वेश्चन में लिख लो, ए बी आपका बिल्डिंग है ऑफ हाइट 8 मीटर, सी डी कौन सी है? मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। और ये तो हमें समझ में आ गया कि जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है वो टॉलर है, क्योंकि वहां से खड़े होकर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिख रहा है ना, वहीं से बनेगा।
ऊंची जगह से नीचे देखोगे तब जाकर एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड ऑफ द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम, तो हम खड़े कहां पर है, यहां पर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो यहां से मैंने यहां ऊपर देखा, यहां से मैंने यहां नीचे देखा, ठीक है, दो एंगल्स बने। अब जब ये एंगल हमने यहां पर देख रहे हैं तो ये एंगल कैसे बनेगा, आई विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? अब इसमें पता सबसे फंडामेंटल गलती क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन शो करना है। अगर ये फिगर बनाकर आओगे, सच में कह रही गलत हो जाएगा। हमें क्या करना होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, ये हॉरिजॉन्टल बनाओगे डॉटेड में, ठीक है, यहां से खड़े होकर ए पॉइंट पर देखा, सो वी गेट एंगल ऑफ डिप्रेशन एज 30 डिग्री। यहां से खड़े होकर हमने बी पॉइंट पे देखा, बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ बना 45 डिग्री। और वैसे भी छोटा एंगल बड़ा एंगल है, छोटे वाला 30 डिग्री होगा, बड़े वाला 45। ये आपकी जो सी एफ होती है ये पैरेलल होती है आपकी ए ई और बी डी से। क्लियर है ये तो, है ना? तो ये एंगल और इस एंगल में रिलेशन आ जाएगा, क्या आएगा, दिस वन एंड दिस वन क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये 45 दिया हुआ है और ये क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल ऑफ डिप्रेशन का काम बस इतना है, इसको शो करना होता है, बाकी तो ऑब्वियसली जैसे कि आपने एंगल ऑफ एलिवेशन लिया था वैसे ही लेते हैं। समझ में आ गया इतना हमें? तो AB is a building of height 8 meters, CD is the multi-storied building, angle FCA is equal to 30 degree, angle of depression, ठीक है, ऐसे ही एंगल FCB is equal to 45 degree, फिर and angle CAE is equal to angle FCA 30 degree, angle CBD is equal to angle FCB is equal to 45 degree. अच्छा, यहां से ये ए बी और डीई में कोई रिलेशन है, ए बी और डीई में कोई रिलेशन है, 8 मीटर इक्वल होंगे। क्लियर है ना, इसको प्रूव नहीं करना होता। एंड व्हाट अबाउट ए ई एंड बी डी, ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। निकालना क्या है, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, तो सी डी बी द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ऑफ हाइट h मीटर, सी डी आपके पास हाइट आ जाएगी h मीटर, डीई कितना दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। CD हमें हाइट दिया हुआ है, हमने ले लिया h मीटर, DE मुझे दिया हुआ है 8 मीटर, सो देयरफॉर CE की हाइट क्या हो जाएगी, CE क्या होगी, CE की हाइट, CD कितनी है h, DE कितनी है, CE कितनी हो जाएगी h माइनस। क्यों नहीं विजुलाइज हो रहा, ये पूरी हाइट आपके पास h है, यहाँ पर ये हाइट 8 है, तो ये कितना होगा h माइनस 8। AE और BD को मैंने सपोज कर लिया, लेट AE इक्वल टू BD इक्वल टू x मीटर, जो कि क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। समझ में आ गया? ये थोड़ा सा आपने अपनी फिगर को एक्सप्लेन करना है, इतनी डिटेल में क्यों करवा रही हूँ, कितना लिखाऊंगी तब आप थोड़ा सा इसका 60% वहां लिख कर आओगे। समझ में आ गया?
अब मैंने आपको क्या कहा था, इसमें क्या करना होता है, डिटेल सारी रब कर दूं, लिख लिया हमने, ठीक है। ओनली रेलिवेंट पोर्शन इज ये x है और ये भी x है, ठीक है। मैं सारा डिटेल रब कर रही हूँ बिकॉज मैं यहीं पे सॉल्व करूंगी। और कोशिश करना जहां पे आपने अपनी फिगर ड्रॉ की होती है आपका सॉल्यूशन बिल्कुल उसके साथ हो, या तो साथ में लिखा हो एक ही पेज पर या आमने सामने हो। इधर लिखा है यहाँ, ये जब ऐसे पलटना पड़ेगा ना तो आप भी गलती करोगे, चेक करने वाला भी गलती करेगा, राइट। एक क्वेश्चन करना है, आगे पीछे मत करना। वहां पे सेव पेपर कैंपेन मत चलाना, सेव मार्क्स कैंपेन चलानी है हमें, वहां पे मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। चलो अब हम लेंगे, दो ट्रायंगल्स बनते हैं, दो एंगल्स आपको दिए हुए हैं। कौन कौन से एंगल दिए हुए हैं? 30 डिग्री एंड 45। 30 वाला ट्रायंगल कौन सा होगा? AEC। इन ट्रायंगल AEC कोई भी रेशियो फॉर्म करो, मैं हमेशा tan और tan में जाती हूँ। जहां पर हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो साइन यूज किया, अदरवाइज tan, बिकॉज tan की वैल्यू याद है। वो कंफ्यूज नहीं होना कि tan 30 कितना होगा, tan 60 कितना होगा, मैं उसमें कंफ्यूज नहीं होती। तो CE अपॉन AE क्या आ जाएगा? tan 30 डिग्री। CE आपने कितना लिया है? H माइनस 8। AE कितना लिया है? X। tan 30 कितना होता है? 1/√। मैं हमेशा रेशियो को फिक्स करती हूँ, किसी ने मुझे सिखाया था कि साइड्स को ले लो उसके बाद रेशियो अपने आप फॉर्म करो। आई फाइंड इट प्रिटी डिफिकल्ट टू रिमेंबर कि cot 30 की वैल्यू क्या होगी, √3 होगी या 1/√3 होगी, तो उसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करती। मैंने tan याद किया हुआ है, tan को मुझे पता डायरेक्टली आंसर है। आई आस्क यू कोसेकेंट, सोचोगे, साइन पूछूंगी, जल्दी रिप्लाई आएगा। तो ऐसे हमारे पास आ गया H माइनस 8 इंटू √3 इज इक्वल टू x। एक इक्वेशन बन गई। दूसरा ट्रायंगल ले लो, कौन सा है? इन ट्रायंगल जिसमें एंगल हो वो लेना है, ट्रायंगल तो बहुत सारे हैं इसमें। जिसमें अब दूसरा एंगल क्या दिया हुआ है? 45 डिग्री, तो मैं लूंगी CDB। फिर से मैंने tan ही फॉर्म करना है, CD अपॉन BD इज इक्वल टू tan 45। और जहां 45 दिया हो ना सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है वो, क्यों? tan 45 क्या होता है? 1। आपके दोनों साइड्स इक्वल आ गए। CD को क्या लिखोगे? H। BD को क्या लिखोगे? X इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास क्या आ गया? H इक्वल्स टू X। सेकेंड इक्वेशन। इसमें करना क्या है मुझे? अब फ्रॉम 1 and 2 दो इक्वेशंस बनी है ना, H की जगह क्या, X की जगह क्या लिखना है? H। समझ में आ गया? √3H माइनस 8 इज इक्वल टू H। यहां से √3H माइनस 8 √3 इज इक्वल टू H। अब ये तो हमारी कैलकुलेशंस हैं, ये H इधर लेकर आए, 8 √3 वहां चला गया, है ना, है ना। ये नहीं कि √3 कैंसिल हो गया। मैं वो सब ना सॉल्व किया करूंगी और आपसे पूछूंगी मैंने सही किया है, क्योंकि आप मेरी गलती बड़ी जल्दी स्पॉट करते हो। वही गलती आपने की होती है, आपको दिखती भी नहीं, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन छोड़ना, हमें क्या करना होता है इसके बाद? रैशनलाइज। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 + 1। तो ये बन जाएगा 8 √3 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ये बन जाता है 8 √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये कट गया 4। सो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो आई विल राइट 4 √3 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मैं स्टेप्स में तो कर रही हूँ ताकि गलती मत करना। दिस इज द आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या आया था हमारे पास? H इज इक्वल टू 12 + 4 √3। समझ में आ गया? एंड उसने और कहा था हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स। वो किसके इक्वल था? X, ठीक है। और X की वैल्यू क्या थी? इक्वल टू H 12 + 4 √3। ये इसलिए मैंने ऐसे लिखा है कि इन केस आपको √3 की वैल्यू दी हो तो प्लीज यहां पे मल्टीप्लाई मत करना, यहां पे मल्टीप्लाई मत करना, डोंट राइट दिस।
1.73 इंटू 1.73 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर आकर करना, सिर्फ एक बार मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, वो भी 4 के साथ 1.73 को। यहाँ पे क्या कर रहे हो, 1.73 इंटू 2.73, 6 डिजिट्स वाली मतलब 3 वाली मल्टीप्लिकेशन, 6 तक जाओगे, पहले 3 इधर फिर 2 वापस, है ना, 3 लेवल तक जाएंगे हम। उसके बाद क्या होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर पॉइंट्स। उससे अच्छा है गो फॉर दिस। समझ में आ गया इतना? हमें कोई कंफ्यूजन नहीं आता? चलो, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो दोबारा से। जिनका हो गया है एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन। It says a circus artist is climbing a 20-meter long rope. कोई बुक है? हाँ। क्यों? वो हर्षित को मैंने कल कहा था ना, इसी साल यूज करनी है कि अगले साल भी यूज करनी है? इसे देखते हैं, इसी साल यूज करनी है ना। हाँ, तो इसी साल लेकर आया करें, अगले साल तक मत रखना। हम वो चीज भूलते हैं या संभाल के तब रखते हैं जब हमें 4-5 सालों से यूज करना होता है। मत करो 4-5 साल यूज, है ना। तभी तो है, तभी तो 4-5 साल मैंने दी है वैल्यू। ये 10 साल पुरानी है, नहीं 10 नहीं, हाँ ये 10 साल पुरानी है। चलो, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 9.1। मत भूला करो, अपने नोट्स बनाया करो एंड राइट स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स जो भी आपको दिए जाते हैं वहां पे लिख लिया करो। एक्सरसाइज 9.1 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक रोप क्लाइंब कर रहा है। क्लाइंब मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। अब जब रोप होती है तो बिल्कुल वर्टिकल होगी। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, ये वर्टिकल पोल है, दिस इज द ग्राउंड लेवल। जो वो रोप है वो टाइटली स्ट्रेच्ड है, उसमें स्लैक नहीं है, मतलब ऐसे झोल नहीं जा रहा उसमें, बिल्कुल टाइटली, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट है, कर्वी नहीं है। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, यहां तक टाइट किया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, इस रोप ने ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल फॉर्म किया हुआ है वो है 30 डिग्री। So AB is the pole of height h meters. ये AC is the rope और इसकी लेंथ दी हुई है 20 मीटर। ठीक हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ACB हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। कौन सा ट्राइंगल लेना है ना, वर्टिकल पोल है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल होगा। इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC, देखो मैंने फिर से tan की रेशियो ली है। ठीक है, रेशियो की वैल्यू बहुत जरूरी है। रेशियो को फिगर करने में tan लिया है, कॉट लिया है, साइन लिया है, कुछ सीकेंड लिया है, वो मत करो। एक रेशियो फिक्स रखो। जल्दी में, जब आखिरी के 5 मिनट पड़े होते हैं ना और क्वेश्चन पढ़ा हो, जल्दी में वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, रोप है ना, हाँ। इन ट्राइंगल ABC, बिकॉज इसमें हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, AB अपॉन AC इज इक्वल टू साइन, बट ऑफ कोर्स बिकॉज यहाँ पर हमें रोप दी हुई थी। सो H अपॉन 20 इज इक्वल टू 1/2। तो H कितना आ गया, 10। तो वर्टिकल पोल की हाइट कितनी है? ठीक है, अगर मतलब इस पोल पर डायरेक्टली चढ़ना हो वर्टिकली तो 10 मीटर चढ़ना होगा, और जब हम रस्सी से चढ़ रहे हैं दूर से तो डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर। अगेन अ प्रूफ, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहां से आपने स्लांटिंग चढ़ा तो 20 मीटर आया, अगर स्ट्रेट चढ़ते हो तो 10 मीटर है। तो हम कहते हैं ना परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो चीज है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क 2 मार्क में जरूर आता है ये। और गलती भी कहाँ होती है, जितना लगता है पूरी स्टोरी से दी हुई है उतना ही इजी क्वेश्चन है, बस लास्ट में 2-3 जगह पे ट्विस्टिंग हो जाती है, क्वेश्चन में पूछा कुछ और होता है, उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends
so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. A tree bends, ठीक है, a tree is broken. ये ग्राउंड पर यहाँ पे कोई ट्री लगा था पूरा, स्टॉर्म आया, ये ब्रेक कर गया, ब्रोकन पार्ट, टॉप ऑफ द ट्री, ये टॉप है, यहां से अगर टूट गया तो ये पोर्शन ट्विस्ट होके नीचे आ जाएगा। अगर यहां से मैं कहती हूँ यहां तक टूट गया, सी पॉइंट पर आकर इतना पोर्शन आपका टूट जाता है। तो जब ये टूट गया है तो अब क्या हुआ होगा, ये जो लाइन है ये यहाँ बेंड कर गई ऐसे, समझ में आ गया? A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree, ये foot of the tree है B point, देखो, distance between the foot of the tree to a point where the top touches the ground, to a point where the top touches the ground. ये हमारा B क्या था, foot of tree. B क्या है, point where top touches the ground. This distance is 8. Find the height of the tree. ठीक है, तो यहाँ पर हमें हाइट निकालनी है ओरिजिनल वाली। तो यहाँ पूछा होता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन, या ओरिजिनली, या आफ्टर इट ब्रेक्स। नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री नाउ, वो सब चीजें होंगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में समझ क्या आता है आपको? चलो 8 मीटर्स दिया हुआ है, हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकालो? क्या होगी हाइट ऑफ द ट्री? ए बी होगा, है ना, जिसमें से बीसी की लेंथ तो मैं निकाल सकती हूँ, बीसी की लेंथ निकाल सकते हैं। व्हाट अबाउट एसी? जितना बीसी एसी है उतना ही सीडी होगा, ठीक है। सो ए बी बी द ट्री of height h meters, BC level. Angle CDB is 30 degree angle of elevation, ठीक है। Also AC is equal to CD, X लिया नहीं है मैंने इसको, ठीक है। जितना पोर्शन टूट गया उतना ही जमीन पे जाएगा। सी ऐसे था, इस तरह से आ गया, तो जो यहाँ पे पोर्शन जहां पे बेंड आया है वही नीचे जाएगा, ठीक है ना। वो स्ट्रेट लाइन थी, वर्टिकल थी, अब स्लैंट है। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल CBD, CB अपॉन BD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। CB कितना है निकालना है, BD कितना है 8, tan 30 कितना होता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CB की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8/3। अच्छा, इस फिगर में और क्या निकालना होगा हमें, हाइपोटेन्यूज, है ना। तो मुझे फिर इसमें और भी यूज करना है। What will I instead now write is BD upon CD cos 30 डिग्री, BD दिया हुआ है आपको 8, CD हमें निकालना है √3/2, तो CD आ जाएगा 16/√3, ठीक है। सो हाइट ऑफ द ट्री is equal to 8√3 plus 16/√3, 16/√3, 24/√3, which is equal to
8 ये कैसे आया? अगर कंफ्यूजन है मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इसे करूंगी रैशनलाइज, इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो 24 रूट थ्री बाई 3, ये कैंसिल हो गया 8, सो हाइट ऑफ द ट्री इज 8 रूट 3 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो इसके बाद। फोन छोड़ दो उसको, 2 मिनट बाद उठाते हो फिर रखते हो, क्या है, क्या मैसेज आया हुआ है, क्या क्या काम है, तब छोड़ दो उसको 2 मिनट के लिए, तो पढ़ रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया सॉल्व? ये अब खुद करो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ क्या देखना है, समझ में आ गया ना? तुम सो रहे हो ना, साइंस क्लास लगा कर आए हो? हाँ तभी बहुत नींद आ रही है ना? मैम की क्लास में भी नींद आ रही थी। Question number 3, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.45 meters and inclined at an angle of 30 degrees to the ground. Whereas for the elder children, she would want to have a steep slide. तो एक younger lot है उसके पास और एक elder lot, ठीक है? यंगर के लिए वो क्या करेगी, कम स्टीप करेगी, और एल्डर के लिए वो ज्यादा स्टीप पे रखेगी। तो अब स्लाइड होती है तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ होगा, दिस इज द ग्राउंड लेवल, कम स्टीप रखनी है तो कुछ ऐसा होगा, और हाइट क्या रखी हुई है उसने, 1.5 मीटर। समझ में आ गया? अगले पेज slide also. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meters. AC is length of slide. लोग मत लिखो, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और एंगल AC भी दिया हुआ है, इंक्लिनेशन ऑफ द स्लाइड, तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन ही लिख लेना 30 डिग्री। फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, ज्यादा बड़ी होगी और एक स्टीप होगी, तो उसकी हाइट उसने दे दी 3 मीटर्स, जितनी आपने ली है ऑब्वियसली उससे डबल, ठीक है ना? तो बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर की हाइट है, मैं इसमें PQ लिख देती हूँ, और जो एंगल है ना वो भी उसने कम कर दिया, उसने कहा नहीं जी ये बड़े बच्चे हैं, ज्यादा थ्रिल होता है इनमें, ये लो आ जाओ स्टीप स्लाइड पर आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, समझ में आ गया? तो यहाँ से मुझे पता है PQ इज हाइट ऑफ स्लाइड विच इज 3 मीटर्स, PR इज द लेंथ ऑफ स्लाइड, इसको आप Y ले सकते हो, ना भी लो तब भी चलता है, एन एंगल PRQ इज इक्वल टू 60 डिग्री। दो फिगर्स बनेंगे अलग अलग, ठीक है। पहले यंगर वाले पे आ जाएंगे, बना लिया हमने ये। यंगर वाले पे बताओ जी AC की लेंथ कितनी होगी, वही है लेंथ ऑफ द स्लाइड, स्लाइड कितनी लंबी हो, स्लाइड किसकी बनती है वैसे, कौन सा मटेरियल की होती है? प्लास्टिक की भी होती है और स्टील की भी होती है, जो पार्क्स में लगी होती है यूजुअली, है ना? तो होता क्या है कि जब आपकी ऐसे स्लाइड हो, आपको ऑर्डर पे बनानी पड़ती है ना? जब आपने अपनी लेंथ बनानी है, तो है नहीं कि वहां मौके पे उसको स्ट्रेच कर देंगे जी, लंबा होके खींच के डाल देंगे, रोप तो है नहीं है कि बनी होगी हम कर देंगे। तो जब आपको ऑर्डर पे बनानी होती है तो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स देनी होती है, तो इसीलिए ये कैलकुलेशन पहले होती है, और तब क्या काम आता है, ट्रिग्नोमेट्री करो। तो इसमें आई टेक इन ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल शो कर दिया करो, ABC
राइट, आई विल हैव AB अपॉन AC। कौन सी रेशियो यूज कर रहे हैं इसमें? टाइम। तो AB कितना है? 1.5, AC है और यहां से आ गया हाफ, सो AC इज इक्वल टू 3 मीटर। तो जो छोटे बच्चों वाली स्लाइड है उसकी जो साइड है या उसकी लेंथ होगी स्लाइड की 3 मीटर। अब यही बड़े बच्चों में, ठीक है, आई टेक इन ट्रायंगल PQR। लिख लिया था सबने? देखो देखो, बनाओ दोबारा से, साइड पे बना लो। PQ is 3, PR √3/2। सो PR कितना हो जाएगा? 6/√3। PR is 6 into √3/3। रैशनलाइज कर लिया, PR कितना हो गया? 2√3। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये 1 ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 4, 5 और एक एग्जांपल 7 करना है, तो छुट्टी है, ठीक है। जाओ। नहीं, बहुत छोटे क्वेश्चन है, वन ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हैं 1 ट्रायंगल वाले। क्वेश्चन नंबर 4, चलो मैं आधा घंटा और बिठा लूंगी, मैं ज्यादा बोला तो। क्वेश्चन नंबर 4, the angle of elevation of the top of a tower from the point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower। क्वेश्चन सॉल्व करो इसे। of the top of a tower from a point on the ground, टावर ऐसे, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। तो इसमें आप लोगे AB इज द टावर, हाइट निकालनी है, ऑफ हाइट h मीटर्स, 30 मीटर्स अवे BC दिया हुआ है, डिस्टेंस 30 मीटर्स, एंगल ACB इज एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 डिग्री। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या मुश्किल है? सॉल्व करो। रेशियो कौन सी फॉर्म करोगे? AB अपॉन BC, किसके इक्वल आ गया? tan 30। सो AB आप लिखोगे h अपॉन BC इज इक्वल टू 1/√3। BC कितना है हमारा? 30। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, h इज इक्वल टू 30/√3। फिर इसे करेंगे रैशनलाइज, मल्टीप्लाई बाय √3√3, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद, अगर √3 की वैल्यू दी होगी तो आपको पुट करना है, वरना इतना छोड़कर आ जाओ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ गया इतना हमें? तुम तो वैसे ही फोन पे थे, तुम क्यों बोल रहे हो, है ना? A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. A height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. तो जो string होगी वो tie की हुई है ground पर, इस तरह से string होगी उसकी। This is the position of the kite. AB is the height of kite and which is 60 meters. तो AC is the string। और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ना,
उसमें लिखा हुआ है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफ कोर्स एंगल तो आपको दिया ही होगा। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री। जरूरी चीज था फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, which we say assuming that there is no slack in the string। slack का मतलब झोला नहीं है ऐसे, ठीक है। ये स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, आपको लेंथ निकालनी है तो वो कर्वी नहीं आएगी, आप इसमें बिल्कुल स्ट्रेट वाली लेंथ निकाल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी रेशियो यूज करेंगे इसमें? साइन, क्योंकि हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। AB अपॉन AC इज इक्वल टू साइन 60। 60 अपॉन AC √3/2। AC आ जाएगा 120/√3, जिसे आप क्या करोगे? रैशनलाइज। किससे मल्टीप्लाई करोगे? This is the length of the string. Example 7. बस एग्जाम्पल 7। 5 मिनट लगेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद ये 2-3 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। वर्कशीट्स में आज शेयर कर देते हैं आपको। चलो क्विकली एग्जाम्पल 7 में लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर देयर इज अ रिवर फ्लोइंग बाय। ऐसे रिवर फ्लो करे तो ब्रिज जो है वो ऐसे बना होता है हमेशा, ठीक है। अब आप इस ब्रिज पे खड़े हो, ब्रिज ऑफ कोर्स एक हाइट पे होता है, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एक पॉइंट है ब्रिज पर, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑपोजिट बैंक्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट पर खड़े होकर आपने दोनों तरफ से देखा, ऑपोजिट बैंक्स पर जो एंगल बने वो बना हुआ है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसको अगर मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगी, क्लियर हो जाएगा। ये रिवर है, ये ब्रिज, तो यहां से खड़े होकर आपने इधर देखा, यहां से खड़े होकर इधर देखा, राइट। तो क्या हो रहा है? This is the river flowing by and here is your bridge। मैं तो डायग्राम ड्रॉ करी, समझ में आया तो बनाओ फिगर, चल बना। हाँ कहाँ से दिखाओ, आगे बनाओ, समझ में आ गया तो। हाँ आगे बनाओ, मैं तो वही कह रही हूँ, ये तो मुझे भी समझ में आ गया, ठीक है। ये 2D में फिगर बना है, सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो आपके ऑपोजिट बैंक में है। तो यहाँ पर अगर मैंने पॉइंट लिया है यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। व्हाट आई वांट टू शो इज बिकॉज दोनों एंगल्स डिफरेंट है, तो एक पास में एक दूर में। तो कह रहे हैं बनाओ बनाओ फिगर। कॉल आई है नहीं आई है वो छोड़ दो, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। सो आपका पॉइंट यहाँ पर है, यू लुक एट द ऑपोजिट बैंक हियर एंड यू लुक एट द, यहाँ पर आप चेक करते हो तो एक तरफ से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री और एक तरफ बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। जिसे मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगी कि अगर ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो एक बैंक यहाँ पर है और एक बैंक यहाँ पर। सो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक तरफ बना 45 डिग्री और एक तरफ आ जाएगा 30। This is point of observation. AB is the width. AB is the width of the river. एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर खड़े होकर आपने एक रस्सी से इस वाले पॉइंट को टाई किया और एक रस्सी से इस वाले पॉइंट को टाई, समझ में आ गया। ब्रिज पर खड़े होकर आपने ऑपोजिट बैंक्स पर सिर्फ एक रोप के साथ टाई किया है, तो एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री, एक 30 डिग्री का एंगल बना। फिर यहां से व्हाट आई विल टेक इज परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहां से वी नीड टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री आ जाएगा,
मैंने मना नहीं किया जाने के लिए, अब मैं आपको कहानी है, बुक्स बंद करो, ठीक है। हाँ, इतनी थोड़ी सी एक वो होती है, डिसिप्लिन होता है, उसे रखा करो। AB is the width of the river. Angle angle RPA is equal to 45 degree. Angle SPB is equal to 30. हाँ, height of the bridge. Right? तो अब आप लिखोगे एंगल PAQ is equal to angle RPA is equal to 45 degree and angle PBQ is equal to angle SPB is equal to 30. So in triangle AQP 90 degree लिया हमने, right? So PQ upon AQ is equal to tan 45 degree. PQ3 AQ हमें निकालना है, tan 45 is 1, AQ की लेंथ आ गई 3 मीटर। दूसरा हम ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल PQB, PQ अपॉन BQ tan हो जाएगा 30 डिग्री। PQ3 BQ निकालना है, tan 30 is 1/√3, BQ will be equal to 3√3। width of the river आपको बनानी है, तो वो होगा AB is equal to AQ plus BQ, 3 मीटर, 3√3 मीटर, 3 कॉमन लिया, √3 plus 1, दिस इज द width of the river। और अगर आपको √3 की वैल्यू दी हुई है तो उसे पुट करो।